प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ममता जी कालिया की लिखी कहानी सुलेमान। हम सब उसे प्यार से सुलेमान कहते थे। सुलेमान कौन था, इसकी हमें कच्ची पक्की जानकारी थी। एक दोस्त का ख्याल था सुलेमान एक बहुत दौलतमंद शहंशाह था जिसका खजाना कभी खाली नहीं होता था। दूसरे दोस्त का कहना था सुलेमान को खुदा की ऐसी बरकत हासिल थी कि वो जो चाहता कर दिखाता था। खुद मेरा ख्याल था कि सुलेमान सपनों का सौदागर था। सुलेमान के पास बेशुमार सपने थे, इतने जितने भवानी प्रसाद मिश्र के पास बेचने के लिए गीत भी न होंगे। इतवार को दूरदर्शन पर इतने इश्तिहार भी न आते जितने सपने सुलेमान को आया करते। जैसे ही उसे कोई सपना आता वो उसे लुटा देता। हम लोग भुक्कड़ की तरह उसके सपनों पर टूट पड़ते। वो अपनी कल्पना और प्रतिभा की मदद से कुछ दिन उन सपनों में रद्दो बदल करता रहता। जितने दिन किसी की आंखों में उसका सपना तैरता रहता वो उसे मिलता जुलता, लेकिन जिस दिन वह अपने सपने की किश्ती डूबती देखता वह उस दोस्त से मिलना जुलना बंद कर देता। सपने के डूबने से दोस्त कम चोट खाता, सुलेमान ज्यादा। सुलेमान एक अच्छा इंसान था। सपने बेचने से पहले उसने और बहुत कुछ बेचने की कोशिश की थी। वो बेहद ज़हीन था, नरम दिल और नाजुक। उसने बेशुमार किताबें पढ़ रखी थी। उसे बहुत कुछ याद था, नीत्शे से लेकर निर्मल वर्मा तक। खुद वह जिंदगी के थपेड़ों से वाकिफ था, क्योंकि बरसों उसे अपनी प्रतिभा का मोल नहीं मिला। वो जिस इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रहा था वहाँ सबसे जूनियर था। हालांकि वहाँ के सबसे सीनियर अध्यापक से भी ज़्यादा सीनियर उसकी लियाकत थी। क्लास उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने साथियों और प्रिंसिपल से उसे कभी प्यार नहीं मिला। वे उससे सशंकित रहते और अपने काम में प्रायः नुस्ख निकाला करते। वो जानता था समाज में महज इंटरमीडिएट कॉलेज की नौकरी के सहारे जिंदा नहीं रहा जा सकता। एक अदद नौकरी करने वाले लोग आमतौर पर उससे भी खराब जीवन बिता रहे थे। उसके साथी छोटी मोटी बातों में झूठ बोलते, न चाहते हुए भी अपने से बेहतर स्थिति वालों की खुशामद करते और जी हुजूरी करते और पैसा पैसा दांत से दबाकर रखने की कोशिश में एक बेस्वाद जीवन जीते। वे किसी भी बात पर राय देते डरते और बोलने से पहले बहुमत टटोलते। सुलेमान को इस माहौल में बेहद तकलीफ होती। आखिर एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी। वो लखनऊ चला गया और 6 महीने तक उसकी कोई खबर न मिली। यकायक एक दिन जब वह शहर में नमूदार हुआ, उसके नक्शे बदले हुए थे। उसके कपड़ों में कलफ था, जूते चमक रहे थे और चेहरा उनसे भी ज्यादा। वो स्वदेशी कपड़े पहन विदेशी सिगरेट फूंक रहा था। उसके 3 टेलीफोन नंबर थे और उसके घर 13 अखबार आने लगे थे। दोस्तों में तहलका मच गया। दोस्त उससे मिलने के लिए आतुर हो गए। किसी को ठीक से यह पता नहीं था कि वो क्या करने लगा है, लेकिन सबको यकीन था कि वह कामयाब हो गया है। दोस्तों का ख्याल था कि वह सत्ता के गलियारों को नज़दीक से देख आया है। दोस्तों के सवालों का जवाब देने की बजाय वो उन्हें सलाह देने की स्थिति में आ गया था। उसके अंदर अपने वतन के लिए बेहद मोहब्बत पैदा हो गई थी। वो बात बात में कहता, मेरा भारत महान। दोस्त मेरा शब्द पर एतराज़ करना चाहते, लेकिन वह एतराज़ का जवाब भी इसी नारे में देता। उनसे कहता, मैंने तय कर लिया है कि अब जिंदगी में 3 काम बिल्कुल नहीं करने हैं। हीरामन की तरह, कृष्ण कुमार ने कहा। उसने इस टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल जब आप 35 के हो जाएं तो ये तय कर लेना चाहिए कि आप क्या क्या नहीं करना चाहते। नंबर 1, नौकरी कतई नहीं करनी है। नंबर 2, वक्त नहीं गंवाना है। नंबर 3, कभी किसी को दुश्मन नहीं समझना है। दोस्त कायल हो गए। इनमें से एक भी ख्याल बुरा नहीं था। अफसोस कि दोस्त अभी इस तरह के कस्में लेने की हालत में नहीं थे। वे शर्मिंदा हुए कि ये तीनों काम करते रहे हैं, फिर भी सुलेमान उन्हें माफ कर रहा है। सुलेमान ने अपनी जेब से कई कड़क नोट निकाले और पूरी महफिल के लिए सोलन का पानी मंगवाया। दोस्त निहाल हो गए। कहाँ तो एक सीलबंद बोतल का दीदार दुश्वार था और कहाँ पूरी 2 बोतलें उनके बीच पड़ी थी।
उनमें से कहीं का हाल तो यह था कि अब हुड़क उठने पर हौली में चुक्कड़ चढ़ाने और लुढ़कते पुढ़कते जब वह घर पहुंचते तो बीवी की डांट खाते। जिसके घर पर बैठक जमा जमा होती उसके यहाँ एक से एक गिलास भी नहीं थे। वहां 2 लंबे, 2 ठिंगने और 2 किनारे टूटे कांच के गिलास थे। सुलेमान ने ड्राइवर को भेजकर 1 दर्जन बढ़िया गिलास मंगवाए। बेमेल और टूटे गिलास उसकी आंखों को बर्दाश्त नहीं थे। ये सब बड़े सादे लोग थे। इस वक्त सुलेमान के आने से वाकई खुश थे और उसके करीब होना चाह रहे थे। उनसे अपना जोश संभल नहीं रहा था और वो बार बार उफन कर ऊपर आ जाता। सुले भाई, मैंने बहुत याद किया आपको एक दिन, जब लोकनाथ में जलेबी खरीदी। आपको जलेबी पसंद थी ना? मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। फिर भी तुम मिठबोल हो, एक ने कहा। सुलेमान, मुझे लगता है मैं एक गड्ढे में गिरा हुआ हूँ और गड्ढा दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। तुम्हारे हाथ का इंतजार है। मेरे दोनों हाथ दोस्तों के लिए है। मुझे आप सबका ख्याल ना होता तो क्या मैं इस सयार शहर में आता? मेरा अफसर बहुत खार खाने लगा है मुझसे, बात बात में झिड़क देता है। कहो, उसका ट्रांसफर करा दें? ग्रेट सुलेमान, ग्रेट। सुलू भाई, मेरा प्रमोशन जुलाई में होना था। विभागीय परीक्षा पास कर ली। इंटरव्यू भी सबसे बढ़िया हुआ, पर पोस्टिंग ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। कहाँ अटका है? सुनते हैं लखनऊ में। पता किया? पता चला फाइल अभी प्रोसेस में नहीं आई है। देखना पड़ेगा। किसी से टाई तो नहीं है? होनी नहीं चाहिए, मैं सबसे सीनियर था। तो ऐसा है, मैं तुम्हें 2 प्रमोशन एक साथ दिलाने का इंतजाम करता हूँ। तुम्हारा निर्देशक भी क्या याद रखेगा। एक दोस्त का हाल सबसे बुरा था। वो न तो नौकरी में था, न प्रमोशन मांगता, न व्यापार में ही परमिट। तरक्की की तड़प लेकिन उसमें भी जोर मार रही थी। सुषमा इस साल 25 की हो गई। न उसकी शादी का सिलसिला बन रहा है, न नौकरी का। लड़का अलग बीए पास कर आवारागर्दी करता है। पत्नी को डॉक्टर ने दमा बता दिया है, सो अलग। सुलेमान भावुक होने लगा। यू मीन मेरी वह सीता भाभी बीमार है, जिनके हाथ के पराठे मैंने 20 बार खाए हैं? वो भाभी जिन्हें अनगिनत बार जगाकर मैंने चाय बनवाई है। मैं कल ही डॉक्टरों की पूरी टीम लखनऊ से रवाना करता हूँ। भाभी का इलाज मैं करवाऊंगा। अब आप इस विषय में बिल्कुल न बोलिए। दोस्त पसोपेश में पड़ गया। उसके हिसाब से पत्नी की बीमारी इतनी अहम नहीं थी कि उसके लिए लखनऊ कानपुर एक किए जाए। वो सुलेमान की मदद अपनी नौकरी हासिल करने में लेना चाहता था। मैं चाहता था कहीं सेटल हो जाऊं, उसने कहा। आप अपना बायोडेटा मुझे दे दीजिए। जब सुलेमान लखनऊ वापस चला, उसका ब्रीफ केस दोस्तों के बायोडेटा से भरा हुआ था। जिनसे उसने नहीं मांगे, उन्होंने भी अपने बायोडेटा तैयार कर उसे दे दिए थे। दोस्तों के आगामी दिन उम्मीद और इंतजार में कटने लगे। कमल आहूजा दफ्तर में हेकड़ी से बैठने लगा। उसे यकीन था उसे इकट्ठे 2 प्रमोशन मिलने वाले हैं। घर के बाहर से जैसे ही कोई कार गुजरती, कृष्ण कुमार लपक कर बालकनी से झांकता। क्या पता डॉक्टरों की टीम आ पहुंची हो। वे उससे दोस्ती का सिलसिला याद करने लगते। करीब 2 हफ्ते बाद एक दिन लखनऊ का एक डॉक्टर आकर सीता को देख गया। उसने रूटीन जांच की और कुछ दवाएं लिख दी। उसकी बात से ये नहीं लगा कि सीता को कोई गंभीर रोग है। कृष्ण कुमार डॉक्टर के आने से इतना गदगद हो गया कि उसने दवाएं खरीदना भी जरूरी नहीं समझा। उसे सुलेमान के अगले तोहफे का इंतजार था। आखिर उसका बायोडेटा सुलेमान के पास था। हालांकि डॉक्टर के चक्कर लगा लेने से सीता की तकलीफ में कोई अंतर नहीं पड़ा था, पर दोस्तों के मनोबल में पड़ा। उन्हें लगा सुलेमान उन्हें भूला नहीं है। वे और भी शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। इंतजार उतावली बढ़ाता है और आदमी को थका डालता है। अच्छे दिनों का इंतजार आदमी की बुरे दिनों की बर्दाश्त की क्षमता को भी समाप्त करने लगता है। रजा और फजल के साथ भी यही हो रहा था। वे शहर की संकरी अंधेरी गली में रहते थे। हर 4 साला दंगे में उनके पुराने मकान की कुछ न कुछ तोड़फोड़ जरूर हो जाती।
जबकि वे बाबरी मस्जिद और पर्सनल लॉ जैसे मामलों पर जुबान न खोलते। फिर भी उन्हें डर लगा रहता, क्या पता कब पकड़कर बंद कर दिए जाएं। उनकी दिली ख्वाहिश थी सुलेमान किसी तरह उन्हें लखनऊ में छोटा मोटा काम दिला दे और उन्हें इस गली की टूहा जिंदगी से निजात मिल जाए। सुलेमान ने उनसे कहा था वो ईद पर उनके घर आएगा। ईद आने वाली थी। रजा और फजल ने अम्मी की बीसियों बार ताकीद कर दी थी, इस बार सेवई बहुत उम्दा बनाना, सुले भाई खास हमारे घर ईद मनाने आएंगे। फजल ने कहा, पता नहीं इस गली में सुलेमान भाई की मोटर घुस पाएगी या नहीं। रजा ने एक सुतली ली और नुक्कड़ पर जोहरी की दुकान के आगे खड़ी मोटर की नाप ले आया। रजा ने एक सुतली ली और नुक्कड़ पर जोहरी की दुकान के आगे खड़ी मोटर की नाप ले आया। फिर उसने गली की चौड़ाई की पैमाइश कर फजल को तसल्ली दी। मोटर बखूबी घुस जाएगी, फिर भी 3 फुट गुंजाइश है। ईद के रोज उन्होंने बड़ी तबीयत से सारा सामान खरीदा और लगातार अम्मी के आगे पीछे लगे रहे। सेवई में घी कम न डालना और बालाई सिर्फ सुले भाई के लिए बचा कर रख लीजिएगा। अम्मी उनकी मर्जी के मुताबिक करती गई, लेकिन ईद गुजर गई, सुलेमान नहीं आया। किसी ने कहा सुलेमान को पंजाब का मसला सुलझाने के लिए भेजा गया है। किसी ने कहा वह श्रीलंका में तमिल समस्या पर विचार करने गया हुआ है। पक्की तौर पर किसी को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन दोस्तों का ख्याल था कि हर ऊंची उड़ान में वह शामिल है। अगर किसी नेता का कहीं पर धाकड़ भाषण होता, दोस्त कहते ये सुलेमान से लिखवाया गया है। कभी कहीं कोई नेता जरा महीन या बौद्धिक बात कह देता तो दोस्त दावे से कहते कि आजकल सुलेमान उस नेता का सलाहकार है। कोई कहता सुलेमान ने लखनऊ में मकान खरीद लिया है। कोई कहता नहीं, सुलेमान को सरकार ने मंत्री की हैसियत का बंगला अलॉट किया है। उसे सरकार की तरफ से सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है। डीएम, सीएम, पीएम तीनों के यहाँ कभी भी जाने की उसे खुली छूट है। कोई कहता उसका रोज का खर्च 200 रुपये है। कोई कहता 2000 रुपये है। अक्सर इन्हीं मुद्दों पर दोस्तों में बहस छिड़ जाती और बहस करते हुए वे बिल्कुल भूल जाते कि अभी कुछ दिन पहले तक सुलेमान उन्हीं के जमात का था। उन जैसा ही एक पढ़ा लिखा आदमी जिसकी फकीरी उनकी बदहाली से अलग नहीं थी। जिस तरह दोस्त उसके ऐशो आराम के बारे में रंगीन ख्वाब देखते, उसी तरह सुलेमान के मन में हमेशा फकीरी को लेकर बड़े रोमांटिक ख्याल थे। अब जब अगले और पिछले कल का हुआ उसके लिए अर्थ खो चुका था, उसे जीवन जगत पर सम्यक दृष्टि डालना भला प्रतीत होता। सुबह सुबह जब वह घूमने निकलता, राजनिवास कॉलोनी के आसपास का शांत दृश्य उसे बड़ा भला लगता। वो देखता हर बंगले के आगे जीन्स और टी शर्ट में नौकर ड्राइवर कार की धुलाई रंगड़ाई कर रहे हैं। इक्का दुक्का रिक्शों में रिक्शे वाले सवारी के इंतजार में अलसाए पड़े हैं। बच्चे इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म में सजे हुए स्कूल के लिए रवाना हो रहे हैं। झाड़ू लगाने वाले मुस्तैदी से सड़क साफ कर रहे हैं। उसका मन गर्व और प्रसन्नता से भर उठता। एक खुशहाल मुल्क को और क्या चाहिए। कितना प्रसन्न है यहाँ हर आदमी। हर 2-3 महीने में उसे महंगाई भत्ते की किस्त मिल जाती है। उसके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध है। उसके घर में बिजली पानी जैसी अहम सहूलियतें हैं। सबकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए उच्च कोटि के अस्पताल और डॉक्टर्स हैं। ये सही अर्थों में आज़ाद भारत है, मेरा भारत महान। सुबह की ताज़ा हवा के साथ साथ उसके फेफड़ों में राष्ट्र के लिए गर्व भर जाता और वो बड़े आश्वस्त कदमों से घर की तरफ लौटता। दिन भर सत्ता के समीकरण, विपक्ष में सेंधमारी, प्रेस का प्रबंध जैसे कामों के टुकड़ों में वह अपना दिन तमाम करता और रात वक्त बेवक्त घर लौटते हुए महसूस करता कि वह बहुत थक गया है। उसका मन देश के हर खास आदमी के प्रति ममत्व से भर जाता। आम आदमी को खुश रखने की चिंता में आज हर खास आदमी किस कदर परेशान है। आधी पौनी रातों में मीटिंगें बुलाई जाती है, फोन खटखटाए जाते हैं, चिट्ठियां टाइप होती है। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कितना कुछ होता है। कार से उतरकर वह अपने ड्राइवर को टिप देता है और कहता है, जाओ बाल बच्चों के साथ मजे करो।
6 महीने बाद एक दिन फिर शहर में खबर हुई कि सुलेमान आज आया हुआ है। हालांकि यहाँ उसका पुश्तैनी मकान था, पर वह वहाँ न ठहरकर एक आलीशान होटल में ठहरा। वहाँ उसने 2 कमरे किराए पर लिए, तो थोड़ी देर को हलचल मच गई कि सुलेमान अपने ड्राइवर और गार्ड के लिए भी अलहदा कमरा लेता है। जल्दी ही होटल का लाउंज उससे मिलने वालों से भर गया। इतनी भीड़ किसी मंत्री के मुलाकातियों की भी नहीं लगती होगी। जितना बड़ा आदमी हो, उतना ही उसे इंतजार करवाकर अतिशय विनम्रता के साथ कमरे में बुलवाना, देर के लिए खेद प्रकट करना और काम पहली फुर्सत में कर देने का आश्वासन देना, इन सब क्रियाओं में वह निष्णात हो चुका था। सत्ता के गलियारों में इस तरह के नाट्य व्यापार उसने देखे और पचाए थे। उसे अंदाजा था कि कितने प्रतिशत आश्वासन और उम्मीद से एक जरूरतमंद आदमी प्रसन्न होता है। साल 6 महीने वह किसी भी ऐसे इंसान को उम्मीद के डिज्नीलैंड में घुमा सकता था। जो दोस्त सुलेमान से मिलने होटल पहुंचे, उनसे उसने कहा, इस जगह मैं सिर्फ अजनबियों से मिलता हूँ। दोस्तों के घर मेरे लिए दरगाह से कम पाक नहीं है। शाम को मैं खुद आऊँगा आपके दौलत खाने। सपनों के सौदागर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बड़े बौद्धिक अंदाज में कहा, दरअसल ये सोचना गलत है कि सार्थक राजनीति केवल विपक्ष में रहकर ही की जा सकती है। स्वागत भट्टाचार्य इस मंडली में नया आया था। वो कमल आहूजा का दोस्त था। उसने प्रथम श्रेणी में राजनीति शास्त्र में एमए किया था और आजकल डेफिल के सिनॉप्सिस के सिलसिले में कई क्रांतिकारी किताबें पढ़ रहा था। उसने सुलेमान की तेजी और तरक्की के बारे में तरह तरह के चर्चे विश्वविद्यालय में सुन रखे थे। उसने कहा, सार्थक एक अनेकार्थक शब्द है। मैं इस वक्त इस शब्द को उपयोग उसके सबसे उदात्त रूप में कर रहा हूँ। सुलेमान ने कहा, अगर पक्ष में बने रहने से मेरे चंद अजीज दोस्तों का भला हो जाए और पक्ष का भी कृष्ण पक्ष कम हो जाए, तो मैं इसे एक सार्थक प्रवेश कहूँगा। स्वागत, शट अप। स्वागत, शट अप, कई आवाजों ने एक साथ कहा। स्वागत ने एक दर्शक मुद्रा बना ली और चुप बैठ गया। सुले भाई, मेरे बायोडेटा का आपने क्या किया? एक दोस्त ने पूछा। सुलेमान के पास अद्भुत स्मरण शक्ति थी। उसे खूब याद था कि उस बायोडेटा में क्या कमी थी। आपने उसमें यह नहीं लिखा कि आप क्या हैं और क्या होना चाहते हैं। ठीक है, मैं बेकार नहीं हूँ, पर ठीक से नौकरी शुदा भी नहीं। प्राइवेट कॉलेज की नौकरी को आप क्या कहेंगे? उन लाखों बेरोजगारों के बारे में सोचिए जिन्हें एक अदद प्राइवेट नौकरी भी नसीब नहीं है। सुले भाई, इस तरह बड़ी इनसिक्योरिटी लगती है। हर महीने तबीयत घबराती है। साले, तुम्हें सरकार की गोद में गिरकर ही सिक्योरिटी हासिल होगी, कृष्ण कुमार ने कहा। यहाँ कभी साला प्राइवेट पब्लिक कोई काम ही नहीं मिला। कृष्ण भाई, सीता भाभी की तबीयत अब कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। आपका भेजा हुआ डॉक्टर बहुत अच्छा था, कृष्ण कुमार ने कहा। वो जल्द से जल्द अपने बायोडेटा के बारे में पूछना चाहता था। उसे यह भी असुविधा हो रही थी कि इतने दोस्तों के बीच उसे अपनी गोपन इच्छा बतानी पड़ेगी। वो सुलेमान के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फुसफुसाकर बोला, सुले भाई, आपने कुछ किया? हाँ, आपके बारे में मेरी गवर्नर से बात हो गई है। इस वक्त राज्य में 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बदल जाने हैं। नहीं, हटाए नहीं जा रहे, इनका टर्म पूरा हो रहा है। मैंने तीनों पैनल में आपका नाम डलवा दिया है। इस वक्त सब लोग जरा सूखा फ्रंट पर व्यस्त हैं। बहुत जल्द आपको कॉल आएगी। कृष्ण भाई, जब आपको कॉल आए तो मेरी लाज रख लीजिएगा, इनकार मत कीजिएगा। कृष्ण कुमार के चेहरे पर परमानंद का भाव आ गया। कहाँ तो वह किसी कॉलेज में लेक्चरशिप मिल जाने की हसरत पाले हुए था, कहाँ उसे 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति पद का प्रस्ताव मिलने वाला था। उसे अपनी धमनियों में नया खून दौड़ता महसूस हुआ। रजा और फजल रुआंसे हो गए। उन्हें लगा इस खेप में कृष्ण और सुरेश भाई के काम तो हो गए, उनका काम जरूर टल जाएगा। दोनों बेरोजगार थे। उन्होंने कहा, सुले भाई। सुलेमान पर सोलन का पानी अपना सुरूर दिखा रहा था। वो सिगरेट हाथ में लिए लिए मसनद के सहारे बैठे बैठे ऊँघ गया। तंद्रा में उसे लगा
वो एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर आसीन है। उसके आसपास हीरे जवाहरात मोती माणिक बिखरे हुए हैं। अपने दरबार में आने वालों पर वह भर भर मुट्ठी जवाहरात लुटा रहा है। अंत में बस वह रह जाता है और उसका सिंहासन। सुलेमान सुलेमान की नींद खुली तो सामने उसने दोस्तों के चिंतित चेहरे देखे। उसे अपने दोस्तों पर बड़ा प्यार आया। तकलीफ भी हुई कि ये क्यों इस कदर फकीराना अंदाज में उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। उसे डपट कर क्यों नहीं कहते, सुलेमान तुम यह करते हो कि नहीं। इनकी हेंकड़ी उसे प्यारी थी। सुलेमान भाई क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है। सुलेमान कुछ खा लीजिए। सुलेमान सुलेमान। उसके मन में कुछ पिघलने लगा। ये दोस्त उसे प्यार करते थे। उन्हें उससे उम्मीदें थी जो वह पूरी करना चाहता था। वो सोचता था कि एक दिन वह खुद इतनी ताकत में आ जाएगा कि इन सबके काम चुटकी बजाते कर देगा। दोस्तों के इस संसार को वह उमर खयाम की आंखों में देखता और वक्त के हाथों से दुनिया की तस्वीर छीनकर बदलना चाहता। काश वो इन सबके सपने पूरे कर सकता। कितने प्यारे हैं ये लोग, उसने सोचा। सब एक से एक टैलेंटेड है। कोई लेखक है, कोई अध्यापक, कोई कलाकार। इनकी जिंदगी कितनी साफ और सादा है। इनके अंदर जीवन में कितना ऊपर उठने की गुंजाइश है। इनसे बात करना हरिद्वार की गंगा में नहाने जैसा स्फूर्तिदायक है। लेकिन ये कितनी छोटी छोटी चीजों के पीछे लगे हैं। ये रोटी कपड़ा मकान के अलावा और किसी दिशा में विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं है। ये अपनी प्रतिभा नहीं पहचानते। इन दोस्तों के चेहरे जीवन के ताप से तंबिया गए हैं। सुलेमान को ये सब अजीज थे। ये उसके जीते जागते सपने थे। लखनऊ में उसने देखा था सत्ता पशुओं का यथार्थ और उनकी जड़ता। तब हर पल उसे दोस्त याद आते थे। उन्हें उपलब्धि के शुभ लाभ में लगाकर वह अपने सुंदर सपने तोड़ना नहीं चाहता था। ये दोस्त उसके फेफड़े थे। इन्हें देखकर वह जिंदा रहने का मकसद पाता था। सुलेमान को अगर कविता आती होती तो वह इन दोस्तों पर महाकाव्य लिख डालता। लखनऊ में बने संपर्क सलाद के समान थे। थोड़ी देर ध्यान न देने पर कुम्हला कर अपरिचय में बदल जाते, जबकि यहाँ के ये संबंध अचार की तरह थे। हर बार चाहे जितनी बार सुलेमान आता, मर्तबान के मुंह से कपड़ा हटाता और वही खरी मुकम्मल और सुहानी खुशबू उसे अभिभूत कर देती। ऐसे नेक दिल दोस्तों को टके टके के लाभ कराकर वह इस खुशबू को खोना नहीं चाहता था। इनके घरों के मुचड़े बिस्तर में, मैले तौलियों और टपकती छतों में गहरा अपनापन था। वो आंख मूंद कर बता सकता था कौन से दोस्त की चप्पल में कहाँ सिलाई है और कहाँ कील की मरम्मत। क्यों बदलना चाहते हो ये अपना जीवन, उसने खिन्न होकर सोचा। क्या इतना काफी नहीं कि ये अपने सपने देखते रहें और खुश रहें? इन्हें पता नहीं कामयाबी एक कुत्ता दौड़ है। इसमें पड़ा इंसान अपना चेहरा तक नहीं चुन सकता। सुलेमान का मन भारी हो गया। दोस्तों की निरहता उसे अंदर तक हिला रही थी। उसने कहा, यकाएक मुझे याद आया, सुबह पीएम का संदेश लेकर सीएम का एक आदमी घर आने वाला है। मुझे जाना होगा। सुले भाई खाना तो खा लीजिए। नहीं नहीं, डोंट वरी, पीने के बाद वैसे भी मैं कम खाता हूँ। सुलेमान की आंखें नींद और सुरूर से झपक रही थी और कदम कुछ कांप रहे थे। दोस्तों के सहारे वह अपनी कार तक पहुंच गया। सुले भाई मेरा काम याद रखिएगा। सुलेमान मेरा भी। आप सब मेरी अपनी धड़कन है, मैं आपको कैसे भुला सकता हूँ मेरे दोस्तों, सुलेमान ने कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। वापस लखनऊ, सुलेमान ने कहा और पिछली सीट पर नींद में अलसाया पसर गया। ये उसका सपना देखने का वक्त था। दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।